हेलो एवरीवन। 1857 का जो रिवोल्ट है वो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रखता है, प्लेस आपका रखता है। जब ये रिवोल्ट आपका हुआ तो इसको बहुत सारे नामों से पुकारा गया। अंग्रेजों ने इसको सिपॉय म्यूटनी की या ब्रिटिश इंडियन रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश आपका कहा, पर भारतीयों ने इसको अलग टाइप से देखा। भारतीयों ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल आपकी सही थी, क्योंकि ये जो रिवोल्ट आपका हुआ इसकी वजह से जो नैरेटिव है, पर्सपेक्टिव है इंडियन लोगों का, वो अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह आपका बदल गया। सो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके क्या क्या कारण थे, किस वजह से आपके रिवोल्ट आपके हुए हैं और क्या क्या फैक्टर थे आपके रिवोल्ट्स के। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जैसा मैंने कहा, इसको कहा गया है, ये पहला आपका ऐसा इवेंट था जिसमें जो भारत कि आपके लोग थे वो आपके खड़े हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक है। और जिस वजह से इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसने जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, नेशनलिज्म की विचारधारा है, उसको लोगों के मन में आपका पैदा किया था। सबसे पहले अगर हम देखें कॉज ऑफ रिवोल्ट क्या है, अगर हम एक छोटा सा मैं आपको अगर हम बात करें कि कॉजेस क्या हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। देखो भाई, अंग्रेज जो थे ना वो भारतीय राजाओं के प्रति उदार नहीं थे और उनके द्वारा टाइम टाइम पे डिफरेंट पॉलिसीज को आपका बनाया गया था कि जिससे वो उनके राज्य को हड़प लिया करते थे। जैसे सब्सिडी अलायंस की संधि है, वेलेस्ली लेकर आया था, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो डलहौजी आपका लेकर आया था। तो इस तरह की जो आपकी ट्रीटीज थी या डॉक्ट्रिन लैप्स के द्वारा जो डलहौजी लेकर आया था, ठीक है, इसके द्वारा ब्रिटिश को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी प्रिंसली स्टेट को अनेक्स कर सकते हैं, ऐसे स्टेट में जहां पर कोई भी नेचुरल हेयर नहीं है, सक्सेसर नहीं है। यानी कि अडॉप्टेड सन्स को अब नेचुरल हेयर या सक्सेसर मानने से अंग्रेजों ने आपका मना कर दिया था, ठीक है। सो डलहौजी ये पॉलिसी आपका लेकर आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, जिसमें आपके कोई भी आपका इल्जाम लगाकर, आरोप लगाकर किसी भी राज्य को हड़प लिया जाता था, ठीक है। इस तरह आपका झांसी को हड़पा गया, अवध को आपका एनेक्स कर लिया गया, ये बताकर कि अवध में क्या है, आपकी मिस गवर्नेंस की जा रही है और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो ये रिच स्टेट था अवध का, उसको एनेक्स कर लिया, जिसकी वजह से जो सामान्य लोग थे वो भी नाराज हो गए और जो नोबेलिटी थी वो भी आपकी नाराज हो गई। इसके साथ साथ डिसरिस्पेक्ट भी किया जाता था इंडियन रूलर्स को और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को आपका डिसरिस्पेक्ट आपका किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। डलहौजी ने आपके जो बहादुर शाह जफर हैं, जो लास्ट रूलर थे आपके मुगलों के, उनको ये कहा था कि आपको ना तो बादशाह कहलाने का अधिकार है, ना ही आपको लाल किले में रहने का अधिकार है। अब आप ये समझे कि मुगलों ने काफी एक लंबे समय तक रूल आपका किया था, तो जो सबसे बड़े शासक हैं दिल्ली के उस समय, या मुगलों के शासक हैं सबसे बड़े, उनके खिलाफ या उनके लिए अंग्रेजों के मन में क्या था, आपका कोई रिस्पेक्ट वगैरह आपका नहीं था। अब इसकी वजह से क्या हुई, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जो एक तरीके से पॉलिटी थी, या जो आपके राजा महाराजा थे आपके भारत के, वो अंग्रेजों से नाराज थे बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट आपकी नहीं मिलती थी। इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, आप देखें कि अंग्रेजों ने बहुत सारी आपके नीतियां वो लेकर आए थे, बहुत सारे आपके आपके जो लैंड रेवेन्यू की जो आपकी पॉलिसीज थी वो उनको लेकर आए थे। लैंड रेवेन्यू आपका, जैसे आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, महालवाड़ी आपका सिस्टम है, महालवाड़ी के बाद आपका रैयतवाड़ी आपका सिस्टम है। इसके साथ साथ बहुत सारे टैक्सेशन की पॉलिसीज वो लेकर आए थे, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर बड़ी मात्रा में टैक्सेस आपके लगा दिए गए थे। इन सारे के सारे टैक्सेस से जो आपके सामान्य लोग थे वो परेशान थे। इसके साथ साथ कुछ टैक्सेस जो ब्रिटिश जो इंडियन प्रोड्यूस है उसके ऊपर भी आपका लगा दिया जाता था, यानी कि क्योंकि अब सारा का सारा सामान था वो ब्रिटेन से बन के आ रहा था,
तो कोई इंडियन प्रोड्यूस ना खरीदे, सबके सब ब्रिटिश प्रोड्यूस को खरीदें, इसलिए ब्रिटिश गुड्स पर क्या लगा दिए गए, टैक्सेस लगा दिए गए, जिसकी वजह से जो इंडियन आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनके रोजगार छिन गया, ठीक है, और उनके घर आपके तबाह हो गए एक तरीके से। इसके साथ साथ लैंड ओनर्स एंड जमींदार्स वर डिस्पोसेस्ड विच एलिनेट द लार्ज एंड इन्फ्लुएंशियल क्लासेस। अब देखो इनके द्वारा कुछ प्रोग्राम्स आपके बनाए, जैसे सूर्यास्त एक कानून था, इनाम कमीशन आपका बनाया गया था। सूर्यास्त कानून के तहत अगर कोई जमींदार अपने एरिया का जितना भी रेवेन्यू टाइम पे जमा नहीं करता था तो उसकी जो जमींदारी थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो मान लीजिए कोई जमींदार है जो इतने सालों से अंग्रेजों का भक्त है और उसकी जमींदारी नीलाम कर दी सिर्फ एक पेमेंट टाइम ना होने पर, तो आप सोचिए जमींदार जो वर्ग था वो भी अंग्रेजों से आपका नाराज हो चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि जमींदार वर्ग ने भी पार्टिसिपेशन आपका किया। सोशल रिलीजियस कॉजेस की अगर हम बात करें, पर देखो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी इवल्स आपकी मौजूद थी, पर समस्या ये है बच्चों की, ये हिंदू लोग हैं वो इन सारी आपकी इवल्स को अपने धर्म से जोड़कर आपका देखते थे। और जब अंग्रेजों ने हमारे इन इवल्स को खत्म करने के लिए काम करना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया, विडो रीमैरिज एक्ट आपका ला दिया, तो भारतीयों ने इसको रिफॉर्म की तरह ना देखकर अपने धर्म पर एक आक्रमण की तरह देखा। इसको एक रिलीजियस इंटरफेरेंस की तरह देखा गया भारतीयों के द्वारा, और उनके अंदर क्या पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया, ठीक है। तो ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स लाइक बैनिंग सती, प्रमोटिंग विडो रिमैरिज वर viewed by orthodox Indian as an attack on their religion. Fear that British were trying to convert Indians into Christianity. Discontent among both Hindus and Muslims, fearing the loss of their religious identity. इस वजह से भी जो लोग थे वो क्या हो गए बच्चों, आपके अंग्रेजों से नाराज हो गए। मिलिट्री केस की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन सिपाहीज के साथ। जो ब्रिटिश आर्मी है उनको सैलरी ज़्यादा मिलती थी, जो इंडियन सिपाहीज थे उनको सैलरी आपकी कम मिलती थी, पे भी कम हुआ करती थी, लिमिटेड प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी, रेशियल एब्यूज़ क्या करते थे ऑफिसर्स के द्वारा। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट जो इंस्टेंट कारण बना वो क्या कि एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल हुआ। पहले राइफल यूज़ हुआ करती थी ब्राउन बेस, फिर ब्राउन बेस को चेंज किया गया और एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में ये पता चला कि जो कार्ट्रिजेस हैं इस राइफल की उसमें आपके काऊ और पिग फैट का इस्तेमाल होता है। अब ये दोनों हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे उन दोनों के लिए क्या था, एक रिलीजियस अटैक था उनके ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ डलहौजी के द्वारा सर्विस इनलिस्टमेंट लॉ भी आपका लाया गया था। सर्विस इनलिस्टमेंट लॉ ये बोलता था कि आपको जहां जैसे भेजा जाएगा वहां पर आपको जाना है। अब जो इंडियंस थे वो समुद्र पार करना अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। अब जब बर्मा की वॉर के लिए जाना है या सिंगापुर में वॉर के लिए जाना है तो इंडियंस जाने से मना कर दिया करते थे। डलहौजी ने सर्विस इनलिस्टमेंट लॉ आपका लाया और ये बोला कि अब से जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होगा उसको जहां भी भेजा जाएगा उसको वहां पर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे उनमें भी क्या पैदा हुआ, अनरेस्ट पैदा हुआ और रिवोल्ट का आउटब्रेक हो गया। कब, 10 मई 1857 को मेरठ से, जब आपके बैरकपुर में मंगल पांडे ने आपके अपने सुपीरियर की हत्या कर दी, ठीक है। तो यही इमीडिएट कॉज माना गया जिसकी वजह से इंडियन सिपाहीज के द्वारा एनफील्ड राइफल्स जो कार्ट्रिज है उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया, ठीक है। 85 सिपाहीज को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उनके साथ वालों ने रिवोल्ट किया और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, ठीक है। रिवोल्ट आपका स्प्रेड हुआ दिल्ली में, कानपुर में, ठीक है, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, ग्वालियर में और नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। ध्यान रखेंगे इस रिवोल्ट का ज़्यादा असर जो था बच्चों ये नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ही आपका देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो आप ये देखो, ये मैप से आपको दिख जाएगा कि ज़्यादातर जो हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, दिल्ली और नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलता है। दिल्ली से इस रिवोल्ट को लीड किया बहादुर शाह जफर ने। जो मेरठ से जितने भी आपके सैनिक भाग कर गए थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, बरेली से खान बहादुर खान ने और बिहार से कुंवर सिंह ने क्या किया था, इस मूवमेंट को आपका लीड किया था। अगर हम रिवोल्ट के नेचर की बात करें तो पहले एक सिवाय म्यूटिनी की तरह आपका पैदा हुआ था।
कुछ सैनिक जो थे अपने शासन के खिलाफ क्या करते, संघर्ष करते, पर धीरे धीरे इसमें और समाज के लोग भी आपके जुड़ते गए, जिसकी वजह से ये एक वाइड स्प्रेड पॉपुलर अपराइजिंग की तरह आपका बन गया। आपके किसान इसमें जुड़े, जमींदार इसमें जुड़े, शिल्पकार इसमें जुड़े और बहुत सारे शासक भी इसमें जुड़ते चले गए। लेकिन क्योंकि इनमें कोई लीडरशिप नहीं थी, आपस में इनकी कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, आपस में कम्युनिकेशन के तरीके नहीं थे, जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे क्या होता रहा, आपका डाउनवर्ड जाता रहा और अल्टीमेटली क्या हो गया, एक फेलियर हो गया। रीजन ऑफ फेलियर क्या था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जितने भी आपके रेबल्स थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था बच्चों। एक यूनाइटेड नेशनल लीडरशिप नहीं थी उस समय, कौन राजा है कौन हेड है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ये सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट तक की आपका स्प्रेड था, पूरे भारत में स्प्रेड होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। मॉडर्न आर्म्स एंड बेटर रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सेना थी उनके पास मॉडर्न आर्म्स थे, वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड थे इंडियंस के मुकाबले। बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, सिंधिया हो गया, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया इस बैटल में। कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, इस रिवोल्ट की वजह से जो इंग्लैंड की सरकार है, राजा है, उसको ये करना पड़ा कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अबॉलिश कर दिया इंडिया में। अब जो शासन है वो कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी और ब्रिटिश क्राउन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज कर दिए गए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड इन लंदन और गवर्नर जनरल की वजह के स्थान पर आपके वॉइसरॉय को अपॉइंट आपका किया गया। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के द्वारा आपके किए गए थे। उसके बाद आर्मी को रिऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर का जो रेशो था उसको बढ़ाया गया। अब भारतीय सैनिकों की भर्ती उसी जगह से की जाती थी जो रीजन जो थे वो ब्रिटिश के लॉयल्स थे, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज वर इंटेंसिफाइड, ठीक है, डिवाइड करो और रूल करो, डिवीजन बाय कास्ट, रीजन एंड रीजन की तरह क्या करो, आपका डिवीजन करो और रूल करो। इसके साथ साथ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आपकी स्टार्ट की गई। अब अंग्रेजों ने भारतीयों के सोशल और रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस को बंद कर दिया, क्योंकि हमें देखते थे कि सोशल रिलीजियस भी एक कारण आपका बना, इसकी वजह से क्या हुई थी, अपराइजिंग आपकी हुई थी। इसके साथ साथ पॉलिटिकली जो इंडियन प्रिंसेस हैं उनको ये एश्योरेंस दिया गया कि उनकी टेरिटरी को अब अनेक्स्ड नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जाएगा, ठीक है। रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या रहा, हम ये कह सकते हैं कि भले ही रिवोल्ट अनसक्सेसफुल आपका रहा, लेकिन इसने भारतीयों के बीच नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने का काम किया और एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस को खड़ा करने का प्रयास किया ब्रिटिश रूल के विरोध में। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इट प्लांटेड द सीड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारतीयों के अंदर भारतीयता भर गई आपकी। द फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ द 1857 हीरोज। जो इसके आगे जितने भी आपके मूवमेंट हुए उन सभी लोगों ने इस आंदोलन से क्या ली, आपकी प्रेरणा आपकी ली, और जितने भी आपके लोग इसमें शहीद हुए थे उनको एक हीरो की तरह आपका ट्रीट किया गया। सो बच्चों, ये था 1857 का रिवोल्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।